बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ हम आपको अपने यूट्यूब चैनल फोर्थ अंपायर में खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम अपने शो की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस और इंटरव्यूज आप तक पहुंच सके। आज हमारे मेहमान एक ऐसे क्रिकेट के पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से जब पहला टी20 मैच खेला तो उसी में उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, लेकिन उसके बाद वो ऐसे गायब हो गए कि फिर हमें पाकिस्तान की इंटरनेशनल टी20 टीम में वो नजर नहीं आए। सिर्फ एक वनडे और एक टी20 मैच खेल सके। 2004 के अंडर 19 टीम के वर्ल्ड कप का हिस्सा थे जो पाकिस्तान की टीम ने जब पहली दफा जीता। आप यकीनन जानते होंगे हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के ऑलराउंडर, उन्हें कह सकते हैं पाकिस्तान के लेग स्पिनर जनाब मंसूर अमजद। उनसे हम आज बहुत सी बातें करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या वजह हुई कि अपने पहले ही मैच में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया लेकिन उसके बाद वो टीम में नजर नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। आप सुनाए, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आप पाकिस्तान की टीम का हिस्सा थे जब 2004 में पाकिस्तान की अंडर 19 टीम ने वेस्ट इंडीज की टीम को हराया और वर्ल्ड कप का पहली दफा टाइटल जीता। इसके अलावा 2008 में आपने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया टी20 में और पहले ही मैच में आपने जब 16वां ओवर किया तो 3 विकेटें ली और उसके बाद आप पाकिस्तान की टीम से ऐसे गायब हुए कि लोग भूल गए कि कोई मंसूर अमजद भी था। क्या हुआ? जी बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, अंडर 19 वर्ल्ड कप से स्टार्ट करेंगे। हमने अंडर 19 2004 में वर्ल्ड कप जीता। फर्स्ट एवर पाकिस्तान की हिस्ट्री का वर्ल्ड कप था। उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ क्योंकि मैं मुंसलिक था अंडर 15 से लेके थ्रू आउट 2008 तक, इंटरनेशनल क्रिकेट तक। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप खेलता हुआ आ रहा था। अचानक से डेब्यू हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और उसके बाद क्या वजूहात थी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिनके जवाब मुझे भी नहीं पता चले। मैंने पूछे बड़ी दफ़ा, सिलेक्टर से मैंने बात की, था सारा कुछ था, तो मैंने उनसे पूछता था कि मुझे बताएं क्या ऐसी वजूहात हैं, क्या मतलब आपको लगा आपने मुझे ड्रॉप किया मेरी परफॉर्मेंस की वजह से, मेरी एटीट्यूड की वजह से, या कोई भी ऐसी चीज़ आप मुझे बताएं कि मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम है, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। आपको लगता है कि मैं सिलेक्शन में मेरी ये चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, तो मैं उसको इम्प्रूव कर लेता हूँ। लेकिन मुझे कभी किसी बंदे ने कोई जवाब नहीं दिया और ना देने की वजह मुझे नहीं पता चल सकी। मैं बिल्कुल सिलेक्टर्स के पास गया, क्योंकि उसके बाद भी 10 साल मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट, अभी मैं मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट के 12 साल तक मैं खेलता रहा। बाद में पूछता रहा लेकिन कभी किसी ने जवाब नहीं दिया। रीज़न मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है बेहतर क्या है। सही। आप एक रीजन जिसका पाकिस्तान की क्रिकेट में बहुत अहम किरदार रहा है, आप उसकी साइड से खेले और आपने काफी फतूहात में भी अहम किरदार अदा किया सियालकोट रीजन की जानब से। लेकिन जब हम सियालकोट स्टैलियंस की बात करते हैं तो मंसूर अमजद हमें कभी उसमें नजर आते थे, कभी नजर नहीं आते थे। इसकी क्या वजह थी? बिल्कुल देखें, होता क्या था, आपकी बात बिल्कुल सही है। 4 डे क्रिकेट में 4 साल कैप्टनसी की है सियालकोट रीजन की। तो 4 डे में 1 डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते थे। लेकिन चूंकि ये रीजन बहुत बड़ा रीजन था, इसमें उस वक्त पाकिस्तान टीम को काफ़ी प्लेयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिन और अभी तक कुछ ऐसे हैं, अभी भी कर रहे हैं, जिसमें शुएब भाई थे, मोहम्मद आसिफ, राना नवीद और अब्दुर्रहमान, और भी मतलब अगर आप इमरान डोमेस्टिक नजीर। के इमरान नज़ीर, बिल्कुल मैं अगर मिस कर रहा हूँ कुछ नेम्स तो। उसके अलावा डोमेस्टिक के कुछ ऐसे प्लेयर्स थे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेल सके लेकिन इंटरनेशनल मटेरियल्स थे, जिसमें हमारी फास्ट बॉलिंग वगैरह थी। सरफराज भाई थे, ताहिर मुगल थे। तो ऑल अराउंड बड़ी ज़बरदस्त टीम थी। तो क्योंकि जब टी20 होता था तो वो सारे पार्टिसिपेट करते थे उस टूर्नामेंट को, तो फिर वो टीम ही चूंकि इतनी बड़ी बन जाती थी, इतना ज़्यादा कंपटीशन था, तो फिर हम लोग मैं खेला सारे इवेंट्स जितने भी थे, लेकिन हम उनमें ऐसे ही होते थे कि बस छुपे छुपे नजर आते थे
क्योंकि T20 क्रिकेट में वो लोग ऑलरेडी परफॉर्मेंसें कर रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से भी सारा कुछ। तो बस आप समझ लें कि मेरा जो जाती ख्याल है कि टीम बहुत बड़ी थी, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी। तो जब जब अपॉर्चुनिटीज मिलती थी हमारे लिए बड़ा यही था कि चले हम एक टीम का को पार्टिसिपेट कर रहे थे और जीत रहे थे। जब जीत रहे हो तो फिर आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करते, पूछते नहीं है कि क्या है क्यों नहीं। तो जीत से ही हम खुश हो जाते थे कि चले ठीक है। हाँ जी, सेल्फ परफॉर्मेंस का मैं जरूर बोलूंगा कि इतना पार्टिसिपेशन नहीं थी जितनी कि होनी चाहिए थी। मतलब कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ इन ऐसी चीजों को। जब आप 2004 के अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद मंसूर आम पर आए, उस वक्त पाकिस्तान की टीम में शाहिद अफरीदी और दानिश कनेरिया एज ए लेग स्पिनर बॉलर मौजूद थे, और आपको एक वक्त पर दानिश कनेरिया की रिप्लेसमेंट कहा जा रहा था कि आप दानिश कनेरिया को एज ए लेग स्पिनर रिप्लेस कर सकते हैं। मगर फिर क्या हुआ कि आपने लेग स्पिन बॉलिंग ही छोड़ दी और आप ऑफ स्पिन पे आ गए? देखिए जब 2002 में मैंने फर्स्ट टूर किया था अंडर 15 का, और उस अंडर 15 के टूर के बाद स्ट्रेट जब मैं वापस आया तो मुझे पाकिस्तानी कैंप में आपको याद होगा जब आमिर सुहेल चीफ सेलेक्टर बने तो उन्होंने जी। ट्रायल मैचेस करवाए। आते ही कोई मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के तकरीबन कोई 50-60 लड़के उन्होंने जो करंट उस वक्त पाकिस्तान को पे रिप्रेजेंट कर रहे थे डिफरेंट लेवल्स पे, अंडर 19, अंडर 17, अंडर 15 पाकिस्तान है। तो वो सारे लड़कों को उन्होंने मतलब बुलाया ट्रायल्स के लिए, और फिर वहां पे उन्होंने टीमें बनाई, 5 टीमें बनाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 15 के स्ट्रेट आफ्टर उसके बाद मैं वो कंपटीशन खेला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। फिर उसके बाद स्ट्रेट अवे मेरा नाम आ गया पाकिस्तान कैंप में। तो मैं उस वक्त फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल नहीं था खेला हुआ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जितनी मैंने अंडर जूनियर क्रिकेट खेली 25 टूर्स किए हैं मैंने पाकिस्तान की तरफ से, होम एंड अवे, जिसमें होम सीरीजें भी थी, जिसमें आउटसाइड पाकिस्तान टूर्स भी थे, अंडर 15, अंडर 19, देन पाकिस्तान ए की तरफ से। तो जितने भी मैंने वो टूर्स खेले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंसेस की। फिर 2005 में मुझे टेस्ट टीम के लिए कॉल किया गया, और उस टेस्ट टीम में मुश्ताक अहमद थे और फिर साथ में दानिश कनेरिया थे, थर्ड लेग स्पिनर मैं था। जब याद होगा आपको जब शुएब अख्तर ने गैरी क्रिस्टन की आंख में बॉल मारा था, ये उस टेस्ट जी। सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसमें कॉल किया गया, लेकिन चलता गया। लेकिन उस वक्त क्रिकेट का मैं समझता हूँ कि कंपटीशन बहुत ज्यादा था। मेरे लिए दानिश कनेरिया टेस्ट क्रिकेट में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो मुझे हमेशा कैंप में कॉल की जाती थी, लेकिन चांस नहीं था मिलता। टीम में भी मैं आया लेकिन खेलने का चांस नहीं मिल सका। इसी तरह वनडे क्रिकेट में चले जाएं तो उस वक्त शायद अफरीदी थे टीम में एज ए लेग स्पिनर, साथ में शोएब अयूब थे एज एन ऑफ स्पिनर, फिर हफीज भाई आ गए। तो कंपटीशन मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा था उस वक्त टीम में। लेकिन जब मुझे मौका मिला, मुझे मौका भी इन लोगों के साथ ही खेलने का मिला। मतलब मेरे दोनों डेब्यूज में शाहिद भाई टीम में ही थे जब मैं खेला एज ए लेग स्पिनर उनके साथ। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद उस वक्त मेरा टाइम नहीं था खेलने का। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके बाद मेरा टाइम नहीं था, मेरे बाद में भी टाइम था। लेकिन क्यों नहीं खिलाया गया मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा आप ये समझ लें कि एक तो इंजरीज आ गई मुझे। इंजरी के बाद मुझे, क्योंकि मैं ऑफ स्पिन करनी जानता था स्टार्टिंग में, क्योंकि गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली तो सारा कुछ करते होते थे हम गली मोहल्लों में। तो ऑफ स्पिन भी मैं नेचुरल, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट करी थी तो मैं ऑफ स्पिनर था, लेकिन साथ में लेग स्पिन भी करता था। तो वो आमिर भाई, आमिर वसीम, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, तो उन्होंने मुझे लेग स्पिन की तरफ लेके आए। लेकिन इंजरी के बाद फिर मैंने गिव अप नहीं किया। मुझे पता था कि मैं ऑफ स्पिन कर सकता हूँ। मुझे प्रॉब्लम थी फिंगर में, मतलब लंबी देर बॉलिंग नहीं था कर सकता। फिर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम थोड़ी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ती चली गई। तो फिर मुझे क्विट करना पड़ी लेग स्पिन, और फिर मैं ऑफ स्पिन की तरफ आ गया। लेकिन जब मैं आया हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफ स्पिन में भी बड़ी ज़बरदस्त मतलब मेरी परफॉर्मेंसेज रही हैं पिछले। अब अगर आप 3-4 साल डोमेस्टिक के देख लें जो मैं खेला हूँ तो बड़ा अच्छा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। सियालकोट रीजन के खत्म होने से आपकी क्रिकेट को क्या नुकसान हुआ?
मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर आप ऑनेस्टली पूछें तो मुझे ऐसे फील आता है कि हम लोगों के करियर कोई सियालकोट के जाने से कोई 7-8 साल पहले ख़त्म हो गए हैं करियर। उसका रीज़न ये है कि देखिए हर हर प्लेयर का एक पीक टाइम होता है। 25 के बाद उसका स्टार्ट होता है, जो जाता है आप कह लें कि 35 तक रहता है। फिर उसके बाद फिटनेस पे डिपेंड करता है कि आपकी फिटनेस कैसी है, क्या है क्या नहीं। तो हम लोगों ने अपने पीक टाइम पे, अगर आप देखें कि सियालकोट को ग्रेड 2 में फेंका गया 2014 में, तो ये सारा पीरियड अगर आप देख लें 6 साल हैं, तो इन 6 सालों में हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, स्पेशली सियालकोट रीजन के प्लेयर्स ने। मतलब कोई बैग उठा के कहीं जाके खेल रहा है, कोई कहीं जाके खेल रहा है, कोई कहीं जाके खेल रहा है। तो वो स्टेबिलिटी एक तो खत्म हो गई, क्योंकि उसके बाद फिर अब ये थी कि चले सियालकोट रीजन खत्म हुआ, लेकिन डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। आप डिपार्टमेंट से खेल लेते थे, चले आप रीजन से नहीं भी पार्टिसिपेट कर रहे। तो जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खत्म कर दी गई, तो फिर सियालकोट रीजन तो ऑलरेडी खत्म थी। तो फिर हम लोगों को खेलने सही का कोई मतलब रहा नहीं है, कोई ऐसी ऑप्शन बची नहीं है। अगर आप अभी भी सेंट्रल पंजाब में देखें, जिसमें सियालकोट आता है, कंसीडर करते हैं कि सियालकोट को सेंट्रल पंजाब में, लेकिन एक्चुअल में सेंट्रल पंजाब में सियालकोट के कितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, ये नोट करने वाली चीज़ है। तो बहुत स्ट्रगल किया हम लोगों ने, और अब इसीलिए मुझे फील आता है कि हमारे शायद 7-8 साल का करियर जो है ना, वो छोटा हो गया, कम पड़ गया हम लोगों को। आप रिसेंटली श्रीलंका में भी डोमेस्टिक खेल कर आए हैं, तो उसकी थोड़ा सा हमें बताइएगा कि श्रीलंका की डोमेस्टिक खेलने का आपका एक्सपीरियंस कैसा था और श्रीलंका में डोमेस्टिक खेलने का ख्याल कैसे आया आपको? वो यार इसलिए है कि देखिए मैं पिछले 14-15 साल से यूके में क्रिकेट खेल रहा था, जिसमें मैंने काउंटी क्रिकेट खेली, माइनर काउंटीज खेली। फिर उसके बाद लीग क्रिकेट भी मैंने वहाँ पे काफ़ी खेली। तो आपको पता होगा कि आपने देखा होगा कि बीइंग अ प्रोफेशनल, जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट वहाँ पे खेलने जाते हैं, तो आपकी पॉकेट में हर साल 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस होने चाहिए। ठीक है। तो क्योंकि मैं पीछे 2-3 साल से जैसे ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी फिनिश कर दिया, तो फिर हम लोगों के पास फर्स्ट क्लास का कोई चाम नहीं रहा। तो उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा श्रीलंका में फर्स्ट क्लास मैचेस कंप्लीट करने के लिए, ताकि मैं इंग्लैंड में जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए थे, जो साइन किए हुए थे, मैं उनको फुलफिल कर सकूं। और फिर जैसे ही आप इंग्लैंड में भी, आप पता है आप कहीं भी खेलें, आपकी स्लोली स्लोली जी। रेपुटेशन बिल्ड होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आप कह लें कि 3-4 साल में बड़ी ज़बरदस्त रेपुटेशन बिल्ड हुई हुई थी वहाँ पे परफॉर्मेंसेस करके। लैंकाशायर लीग में मैं खेल रहा था, मैंने बैक टू बैक 2 इयर्स वहाँ पे टॉप किया। तो अभी जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो बड़े अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे, तो मैं वो छोड़ना नहीं था चाहता, जिसके लिए फिर मुझे श्रीलंका में जाना पड़ा। और श्रीलंका सही। में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बड़ा मज़ा आया। आप समझ लें कि मैंने श्रीलंका में तकरीबन 2013 के बाद, 7 साल के बाद, आप ये बड़ा लंबा अरसा होता है, छोटा अरसा नहीं है। मैंने जी। पूरा एक क्रिकेट सीजन खेला 7 साल के बाद, जिसमें मैंने T20s के पूरे मैचेस खेले, वनडे क्रिकेट के मैचेस खेले, फिर मैंने 4 डे मैचेस खेले वहाँ पे। तो मतलब मुझे तो ऐसे फील आ रहा था कि जैसे मेरी क्रिकेट श्रीलंका जाने से पहले मैंने कई बार सोचा कि यार बस दैट्स इट, अब मुझे नहीं खेलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, शायद हम लोग बर्डन बनना शुरू हो गए हैं, या हम लोग शायद अब उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं रहे। यानी अपनी एबिलिटीज पे डाउट होना शुरू हो गया था। लेकिन जब वहां पे जाके खेले, तो ऐसे खेले हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं थी किसी किस्म की कि इन लोगों ने ड्रॉप करना है या कुछ भी। ऐसे बड़ी रिस्पेक्ट दी उन लोगों ने, और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। तो फिर वो सिर्फ एक क्रिकेट पे फोकस था हम लोगों का कि यार बस क्रिकेट खेलनी, तो वो अलहमदुलिल्लाह खेले। तो फिर परफॉर्मेंस की, तो फिर ऐसे लगा कि नहीं यार अभी भी क्रिकेट खेल सकते हैं हम, क्रिकेट अच्छी भली बाकी पड़ी है। इनफैक्ट वो लोग हम लोगों से सवाल करते थे कि यार आपको क्यों नहीं खिलाते इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब सारा कुछ है आप में, ये वो, आपको क्यों नहीं आपका कंट्री सपोर्ट करता। तो ये चीजें सुन के फिर बड़ा दुख भी होता था, और क्या किसी से बात करनी। लेकिन हकीकत ये है कि अंदर बड़ा अफसोस होता था कि यार मतलब हम लोगों को हमारा ही कंट्री यूज नहीं करता प्रॉपर तरीके से। सही। आप ने तकरीबन 25 टूर किए पाकिस्तान ए के साथ, और दूसरी जो
टीमों के साथ जब पीसीबी किसी भी प्ले पर इन्वेस्ट करता है और खासकर जिसने 25 टूर्स की हो तो वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। और जब आपने पहले ही मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की तो उसके बाद टीम में ना आने की क्या वजह के क्या दूसरे जो खिलाड़ी थे उन्हें डर था अगर मंसूर अमजद को 2-3 मैचेस और मिल गए तो हमारी टीम में जगह जो है वो बाकी नहीं रहेगी, या फिर आप यस बॉस नहीं थे? देखिए, पहले तो मैं इधर से बोलूँगा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है। मैं किसी का नाम नहीं लेता अगर अपनी बात करूँ, क्योंकि मैंने अपना 2000 से लेके 2008 तक का जो पीरियड है वो सारा मैंने अकेडमीज़ में ही गुजारा है। तो मुझे यहाँ तक कि मुझे ये कहा जाता था कि ये अकेडमी इसकी नानी का घर है। तो बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमारे ऊपर। तो दुख बिल्कुल होता है। और जब पाकिस्तान को हम लोगों का टाइम आया पे करने का, जो हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई थी कि हम पाकिस्तान को डिलीवर करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। अब उसका रीज़न क्या है? बिल्कुल मैंने ये भी बातें सुनी, उस वक़्त सुनते थे हम, क्योंकि हम उन प्लेस में थे। मैं आपको बताऊँ कि मेरा सीधा सिर्फ़ एक ही टारगेट था, स्ट्रेट था। मुझे नहीं था पता कि क्रिकेट के अलावा बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग के अलावा भी एक डिपार्टमेंट होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि बैटिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फील्डिंग से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये डिपार्टमेंट की मुझे नहीं था पता, मैं आपको सही बताऊँ। हम बड़े स्ट्रेट थे, सियालकोट के लोग थे हम। पता नहीं था हम लोगों को, बस क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट। रात को भी क्रिकेट, दिन में भी क्रिकेट, सुबह, शाम, दोपहर क्रिकेट, सब कुछ वही था। तो हमारा बड़ा स्ट्रेट टारगेट होता, अपना काम किया, कमरे में आ गए, अपना काम किया, कमरे में आ गए। लेकिन बाहर की दुनिया कुछ और थी। वो काम वो काम का हम लोगों को वाक़ई में पता नहीं चला कि मतलब ऐसे होता है, लोगों से आपने बना के रखनी है। मतलब हम लोगों ने कभी किसी का बिगाड़ा नहीं, लेकिन ये है कि हाँ, ये ज़रूर था कि हम अपने कमरे तक मुंसलिक थे। हम मतलब बहुत ज़्यादा इधर-उधर लोगों के पीछे जाने वाले लोग नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान में ऐसे नहीं होता। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई। और आप देखें 25 टूर कोई आसान कहने मतलब कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल। जिसमें मैंने साइड मैचेस पाकिस्तान की तरफ से जितनी भी टीमें आई, इंडिया, इंग्लैंड, इंग्लैंड के खिलाफ मैंने 5 आउट किए, पांच साउथ और अफ्रीका के खिलाफ मैंने खेला, हाँ जी, उसमें भी मेरी बड़ी अच्छी जितने भी आप मेरे टूर्स, अगर आप कभी मौका मिले तो अगर आप निकाल के देखो, तो मैंने हर टूर में पाकिस्तान की तरफ से मतलब परफॉर्मेंसेस करी हैं, और उसकी वजह से मुझे उन लोगों ने इतने टूर्स में कैरी किया, वरना कौन किसी को इतना लंबा खिलाता है या कैरी करता है। हांगकांग सुपर सिक्सेस तक खेलने चले गए। मतलब ये है कि कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं क्रिकेट की जिधर ना क्रिकेट क्रिकेट हो रही हो और हम वो वहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से ना गए हों। तो खेले बिल्कुल, लेकिन दुःख बहुत ज़्यादा है, यकीन करें कि बड़ी तकलीफ़ होती है। जब कभी पीछे सोचते हैं, करियर के मुतालिक सोचते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उन प्लेयर्स में से थे कि हमने हमेशा पाकिस्तान को ऊपर रखा हर 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 जगह पे। मतलब परफॉर्मेंसेस के साथ-साथ ऑन एंड ऑफ द फील्ड भी हमने मतलब एम्बेसडर की तरह हम लोग रहे। यही हम लोगों को अकेडमीज़ में सिखाया गया कि कभी कोई किसी ऐसी मतलब एक्टिविटी में नहीं जाना कि जिधर पाकिस्तान का नाम नीचे जाए। हमेशा पाकिस्तान की प्राइड को ऊपर रखा। लेकिन गॉड नोज़, अल्लाह ताला की ज़ात जानती है बेहतर कि मज़ीद आगे क्यों नहीं जा सके। सही। अच्छा, जो स्पिनर्स हैं उनकी दूसरी कंट्रीज में बहुत डिमांड है, खासकर जो पाकिस्तानी स्पिनर्स हैं। जब देखते हैं कि अगर उनकी पाकिस्तान में आगे उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही तो वो दूसरी किसी कंट्री में खेलने का सोचते हैं। तो जब आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने इवन के रिकॉर्ड बॉलिंग की पहले ही अपने डेब्यू मैच में, उसके बाद आपको दोबारा चांस नहीं दिया गया, तो कभी दिल में ख्याल आया कि यार पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरी कंट्री से खेलने की ट्राई करते हैं? इनफैक्ट ये मैं आपको बात बताऊं, 2006 की बात है, मैं लेस्टरशायर से काउंटी क्रिकेट खेल रहा था। तो जब इनफैक्ट 2007 की बात है, शुएब मलिक कैप्टन अनाउंस हुए थे 2007 के वर्ल्ड कप के बाद। वर्ल्ड तो कप। 20 प्लेस, हाँ, फौरन उसके बाद इन्होंने 20 प्लेस शॉर्टलिस्ट किए थे। लेकिन मैं उस वक्त काउंटी क्रिकेट खेल रहा था लेस्टरशायर की तरफ से। तो जब वो 20 प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट किए तो उनमें मेरा भी नाम था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक ईमेल गई काउंटी में कि जैसे मंसूर को कुछ देर के लिए रिलीज किया जाए कि वो पाकिस्तान आके कैंप ज्वाइन करे।
और जैसे ही कैंप फिनिश होएगा अगर उसका फर्दर पाकिस्तान टीम में नाम आता है तो ठीक है। वो श्रीलंका के साथ 3 ODIs की सीरीज थी, तो हम कैरी करेंगे, अदरवाइज हम उसको कैंप में फिर वापस भेज देंगे। तो मेरी काउंटी ने बड़ा मतलब ऑनर फील किया कि जी हमारा प्रो को पाकिस्तान के इंटरनेशनल के लिए कॉल आ गई है। तो उन लोगों ने सारा मेरे लिए अरेंज किया, वेल विशेस, सब ने बेस्ट विशेस दी मुझे। तो जब मैं पाकिस्तान पहुंचा तो सलाउद्दीन सल्लू थे चीफ सेलेक्टर। तो सबसे पहली बात तो ये कि वो मुझसे मेरी परफॉर्मेंसेस पूछते, वो मुझसे ये कहना शुरू हो गए कि तुम मतलब काउंटी क्रिकेट खेल रही हो या लीग क्रिकेट खेल रहे हो। मैंने बताया काउंटी, तो काउंटी में कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये वो, यार मैंने बताया ये। तो मुझे कहते हैं कि यार बात ऐसे है कि तुम्हारा नाम नहीं है, तुम चले जाओ वापस। तो मैं मतलब एक दिन के लिए कैंप में गया, एक दिन भी कैंप नहीं किया। तो मैंने नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ी, मैं वापस आ गया। तो वो जो कोच वगैरह थे मेरे, वो बड़े हैरान हो गए कि ये कैसे, ये कौन सा सिस्टम है, ऐसे ये कैसे कर सकते हैं। मतलब एक दिन में के लिए बुलाया और एक दिन बाद तुम्हें वापस भिजवा दिए इन्होंने कैंप में। कैंप से वापस इंग्लैंड चला गया मैं। तो वो बड़े हैरान हुए। तो वो उन्होंने है बैक मेल की वापस पीसीबी को कि आपको मतलब अगर ये सब करना था तो आपने क्यों इसको पाकिस्तान बुलवाया, ये वो। बहरहाल एनीवे, तो उनको थोड़ा सा ना फीलिंग ऐसे डेवलप हुई कि शायद कुछ ठीक नहीं है। तो मेरे कोच टिम बून थे। टिम बून ने मुझे बोला कि देखो तुम अभी यंग हो, बहुत यंग हो, तो मेरी तरफ से तुम एक एडवाइस समझ लो या जो मर्जी समझ लो, मैं ये चाहता हूँ, मेरी विश है कि तुम इंग्लैंड में रुक जाओ। तुम इंग्लैंड में रखो, तुम यहाँ पे रुक के क्रिकेट खेलो, 2-3 साल लगेंगे, तुम्हें पासपोर्ट मिल जाएगा। तो तब तक तुम काउंट्री क्रिकेट खेलते रहो और फिर तुम ये वो मतलब सेटल डाउन हो जाओ यहाँ पे। तुम्हारी क्रिकेट बहुत लंबी है, यहाँ पे बड़े सुकून से क्रिकेट खेलोगे, और यू नेवर नो, यू माइट प्ले फॉर इंग्लैंड। तो लेकिन क्योंकि हम लोगों के, मेरे सर पे हमेशा से ये था कि मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो मुझे पाकिस्तान जाना है, ये वो अपॉर्चुनिटीज आई मेरे लिए, क्रिएट भी की उन्होंने। और इनफैक्ट मेरे लिए सारा कुछ रेडी भी कर लिया उन्होंने कि मतलब मुझे लास्ट मोमेंट तक वो टाइम आज भी याद है कि जब मैं एयरपोर्ट पे भी जा रहा था तो वो मुझे कह रहा था कि डोंट गो, स्टे हियर एंड प्ले फॉर अस, डोंट गो टू पाकिस्तान। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान का टूर था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मेरा उसमें नाम आ गया। तो फिर मुझे बस यही था कि नहीं, मैंने जाना है। मुझे ये पता था कि आज नहीं तो कल मैंने खेल जाना है किसी ना किसी टाइम, क्योंकि मैं उस वक्त बड़ा करीब था, कैंप वैम्प में था, सारा कुछ, सारा परफॉर्मेंसेस चल रही थी। लेकिन अब वो चीज़ें याद करता हूँ तो फिर दिल में सवाल उठते हैं कि यार वाकई में शायद ये स्टेप ले लिया होता तो शायद आज कहीं और होते। क्योंकि क्रिकेटर्स का ये देखें, ये जो 20 ईयर्स का स्पैन होता है, ये बड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप, क्योंकि आपने अपनी जो लाइफ का पीक टाइम होता है वो आपने दिया होता है इसको। तो अगर आप वो अचीव ना कर सकें तो यकीन करें कि लाइफ ऐसे जैसे आपको इनकम्प्लीट लगती है, कंप्लीट ही नहीं लगती। आपको ऐसे लगता है कि जैसे आपने टाइम वेस्ट कर दिया किसी चीज के सही। पीछे। उसकी एग्जांपल्स बहुत सारे प्लेयर्स हैं, मैं देखता भी हूँ। और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए और हम सब के लिए जो भी बेहतर है वो, हमारे हक में जो बेहतर है वो हमें अता करें। लेकिन ये है कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई एम सॉरी टू से कि हम, हमारे क्रिकेट बोर्ड को या हम लोगों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है। कोई भी मतलब इस चीज़ की किसी को कोई मतलब है ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कि किसी को किस तरह से ओब्लाइज करना है। जिस बंदे ने क्रिकेट को इतना टाइम दिया हो, इतने साल दिए हो, अपनी लाइफ दी हो, लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं। इंग्लैंड में आप चले जाएं, इंग्लैंड में आप देखें कि होता क्या सीन है वहां पे, जब क्रिकेटर्स इतना लंबा सर्व करते हैं अपनी काउंटीज को या इंग्लैंड को सर्व करते हैं, तो वो लोग फिर उनके लिए क्या करते हैं, एट द एंड उन लोगों को कोचिंग कोर्सेज करवाते हैं। वो कोचिंग कोर्सेज के साथ साथ उनको स्कूल्स वगैरह में कोच लगवा देते हैं, लग जाते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। कोई स्कूल में चला जाता है, कोई यूनिवर्सिटी में चला जाता है, कोई काउंटी क्रिकेट में चला जाता है, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ अटैच हो जाता है, कोई एकेडमीज के साथ अटैच हो जाता है। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज वो प्लेयर को इस तरह से देते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि सिस्टम है ही नहीं। मतलब जब तक आप खेल रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आपने सारी जिंदगी तो नहीं खेलना। जैसे ही आपकी क्रिकेट का सही। फुल स्टॉप ब्रेक लगती है, उसके बाद बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। सही। अच्छा, आप
ये बताइएगा कि पाकिस्तान ए के साथ आपने काफी टूर किए, और जब एक दफा आप पाकिस्तान ए के टूर के साथ गए थे तो महेंद्र सिंह धोनी भी इंडिया की टीम में उस वक्त इंडिया ए के साथ थे। तो उस वक्त आपके साथ क्या ऐसा वाकया हुआ था जो महेंद्र सिंह धोनी को आपने क्या कहा था? कुछ नहीं, वो क्योंकि मैं जैसे मैंने आपसे बोला कि अंडर 15 खेल रहा था, तो मेरे जैसे मैं पाकिस्तान अंडर 15 को रिप्रेजेंट किया, तो इंडिया की अंडर 15 को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुरेश रैना और पीयूष चावला, आरपी सिंह, रॉबिन उथापा, दिनेश कार्तिक। ये इंडिया की अंडर 15 को रिप्रेजेंट करते हैं, हम पाकिस्तान को कर रहे थे। तो ये फिर इसके बाद फिर हम लोगों ने अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, एशिया कप खेला। तो यही वो सारे प्लेयर थे जिसमें इरफान पठान, ठीक है, ये सारे प्लेयर इंडिया की, तो हम काफी दोस्त बन चुके थे सारे। फिर उसके बाद मैंने अंडर पाकिस्तान ए का टूर किया श्रीलंका में। फिर वो गौतम गंभीर वगैरह आ गए, तो गौतम गंभीर का श्रीलंका में भी थे उस टीम में, और इरफान पठान, ये सारे थे, तो हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसी तरह फिर उसके बाद हम इंडिया गए। इंडिया में भी सेम वही प्लेयर्स थे जो हमारे यहाँ पे थे, बस हमारे तीन चार, बल्कि काफी प्लेयर्स ऐड हुए, जिसमें शाहिद भाई को कप्तान बनाया, शाहिद अफरीदी को कप्तान भिजवा के भेजा। फिर हम कीनिया गए, ऑस्ट्रेलिया गए। तो इंडिया की तरफ से ये प्लेयर्स आए, तो हम बहुत ज्यादा आपस में ऑफ द फील्ड बड़े दोस्त थे सारे। तो जब कीनिया का टूर आया ना, तो ये धोनी मतलब क्योंकि मैं सारे प्लेयर्स को जानता था, सारी बात है, हम काफी हर वो टूर्स पे उधर से वो आ रहे हैं, इधर से हम जा रहे हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, तो सारे बड़े अच्छे दोस्त थे। तो जब इसको देखा तो इतने लंबे लंबे बाल, तो मतलब हम मैंने तो मजाक करने की आदत थी, तंग करते थे प्लेयर्स को हम लोग बहुत ज्यादा। तंग इन सेंस कि मैच में तंग करते थे, इरिटेट करते थे कि चलो यार इसको। तो जब ये आया, किसी को भी नहीं था पता कि ये कौन है, ना ये बंदा बोलता था, ना ये बंदा कोई ऐसी बात करता था। तो मैं इसको छेड़ता था, तंग करता था आउट करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि उस टूर पे हम लोगों को धोनी ने बड़ा परफॉर्म किया। उसके स्ट्रेट आफ्टर ये इंडिया की टीम में सिलेक्ट हो गए। तो जितना हम उनको कहते थे कि कुछ कहते थे कि यार ये मतलब कोई नाम वाम बिगाड़ते थे या कुछ भी ऐसे करते थे, वो बंदा उतना ही मारता था हमें। तो वो इस तरह की मतलब स्टोरीज हैं काफी ज्यादा। फिर उसके बाद की एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि वो धोनी के साथ, क्योंकि एक ही होटल में सारे स्टे करते थे, जब भी जाते थे एक ही होटल्स में होते थे, डेली मुलाकातें होती थी। तो बड़ा लाइक करते थे वो हम लोगों के साथ बैठना। मतलब मैच के बाद भी, ट्रेनिंग के बाद भी, काफी प्लेयर्स हम थे जो इकट्ठे हो जाते थे सारे ना, एक ही रूम में बैठ के बातें बातें किया करते होते थे। तो ये सही। धोनी के साथ भी बड़ी अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग हो गई वहां पे, मतलब जैसे आप सब मिले के बात बात होती होती रही। फिर उसके बाद ये इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान आए, तो मैं पाकिस्तान की तरफ से साइड मैच खेल रहा था, ये इंडिया की तरफ से खेल रहे थे साइड मैच। तो सचिन वगैरह सब खेल रहे थे, सौरव गंगुली, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, ये सारे खेल रहे थे। तो कोई एक एक बच्चा सा खड़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कौन था, किसी ने मुझे बोला कि यार ये मुझे शर्ट साइन करवा दो। तो काफी देर से वो बेचारा लगा हुआ था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने वो शर्ट पकड़ ली उससे, मैंने कहा लाओ मैं तुम्हें साइन करवा देता हूँ। तो अब मैं उस टीम में, जारी बात है, वो धोनी को अच्छी तरह जानता था, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी धोनी से। धोनी इनफैक्ट मेरे फ्लैट में आया, क्योंकि लेस्टर शहर में मैं लेस्टर शहर की तरफ से खेल रहा था, तो इंडिया लेस्टर शहर में साइड मैच खेलने के लिए आई। तो जो मेरे, हम दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, तो उसके साथ ये आया, तो वहां पे भी हमारी बड़ी अच्छी गपशप हुई। तो उसके बाद फिर वो पाकिस्तान आ गए। तो पाकिस्तान जब वो आए, तो फिर मैंने बोला कि यार ये मुझे ऐसे करो कि मुझे ये शर्ट साइन करवा दो, ये सबके सिग्नेचर ले दो ना उनसे। तो मुझे कहता है भाई छोड़ो इन सबको, ये ले लो मेरे साइन, बस ये अब यही चलने हैं आगे। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला फोर्स किया, नहीं नहीं मुझे करवा के दो। तो कहता अच्छा, हंस पड़ा। फिर जाके उसने हेड करवा के मुझे दिए। लेकिन आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें उस वक्त, वो कहता था भी छोड़ो इनको, ये मेरे साइन चलेंगे, ले जाओ। तो देखें वो आज इंडिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, कैप्टन वो बना। सही। आपकी कभी उसके बाद उनसे मुलाकात या बात हुई जब वो इंडियन टीम के कप्तान बने? हाँ जी बिल्कुल, 2008 में जब मेरा डेब्यू था एशिया कप में था मैं टीम के साथ, तो ये इंडिया की टीम के कैप्टन थे। तो फिर जाहिर बात है जब ये बंदा एंटर हुआ, अच्छी बात ये थी कि भूले नहीं थे हुए।
तो फिर हमारी पीसी में हम थे, कराची में ठहरे हुए, तो वहाँ पे भी हमारी भी काफ़ी मुलाकातें हुई। बुला लेता था अक्सर कि आओ गपशप करते हैं रूम में, मैं जाता था। तो मैंने भी बुलाया हुआ है, तो मतलब सारे बड़े हैरान थे, मतलब कि इसकी इतनी अच्छी कैसे है ये वो क्योंकि एक टाइम गुजरा हुआ था पीछे सबके साथ अच्छा, तो बड़ा मतलब एक अच्छा उसके साथ। लेकिन उसके बाद मेरी नहीं हुई कभी बात उनसे, किसी से भी सही नहीं हुई। आप। हाँ, सोशल मीडिया में मैं इतना एक्टिव नहीं था। हम्म, सही। अच्छा, आपकी शेनवॉन से भी एक मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात कैसे हुई और उस मुलाकात में क्या-क्या बातें हुई थी आपकी शेनवॉन से? हाँ जी, काउंटी का मैच था हम लोगों का, तो बारिश की वजह से नहीं हो सका मैच, तो फिर काउंटी ने अरेंज की मेरी एक मीटिंग शेनवॉन के साथ। हम शहर से मैच था हम लोगों का, तो बारिश की वजह से नहीं हुआ, तो वो मीटिंग हुई, फिर उसमें हम डिनर किया हम लोगों ने। तो काफी इंटरेस्टिंग लेग स्पिन के ऊपर बड़ी मजे की बातें हुई। मेरा ख्याल है गालबन तो 13-14 साल हो गए हैं इस बात को। तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब बॉलिंग के मुतालिक हम लोगों की डिस्कशंस होती रही कि कैसे, मतलब टैक्टिकली भी और टेक्निकली भी, और बड़ी जबरदस्त कन्वर्सेशन हुई। और जो उस आदमी का जो वो माइंडसेट था, मतलब वो टोटली हम लोगों से हटके था। मतलब ऐसा माइंडसेट हमारे यहाँ पे नहीं चलता। मतलब मैंने, अगर आप देखें कि जो बातें उससे सीखी, जो काउंटी क्रिकेट से सीखी मैंने चीजें, मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट थी। अचीवमेंट ऐसे थी कि उस वक्त मैं यंगेस्ट एवर प्रो ओवरसीज प्रो था काउंटी का, विदाउट प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट। यंगेस्ट एवर, ये भी एक रिकॉर्ड है कि मतलब मैंने इंटरनेशनल भी नहीं खेली हुई तो काउंटी क्रिकेट खेल रहा था। तो जो जो कुछ मैंने वहां से सीखा वो आगे मैंने पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, नहीं हो सकता क्योंकि हमारे यहाँ पे सिस्टम बहुत और तरह का सिस्टम है। यहाँ पे आप कुछ भी अपनी तरफ से करना चाहो तो आप लोगों की गुड बुक से निकल के बैड बुक में चले जाते हो कि यार ये देखो अब ये क्या कर रहा है, ये वो, इस तरह की लोग तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। तो ये हमारे सिस्टम के लिए नहीं, ये उनके सिस्टम के लिए। सही। अच्छा, आप क्योंकि सियालकोट की टीम का हिस्सा थे और शोएब मलिक पाकिस्तान की टीम के कप्तान भी काफ़ी अरसे तक रहे और वो सियालकोट से भी खेलते थे, तो कभी शोएब मलिक से शिकवा किया कि यार मैंने परफॉर्मेंस भी दी मगर उसके बावजूद टीम में आगे नहीं मुझे लाया गया? देखिए, शुएब भाई के साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा है, क्योंकि हम क्रिकेट से पहले भी एक दूसरे को जानते थे, ऐसे कि हम मोहल्लेदार थे, मोहल्ले थे, साथ साथ रहते थे। तो मतलब घर में भी आना जाना विदाउट एनी टेंशन था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट की जगह पे थे वो। और बड़े भाइयों की तरह मैंने हमेशा उनको बड़े भाइयों की तरह ट्रीट किया, देखा भी है। और वो भी बड़े प्यार करने वाले इंसान थे। लेकिन एक एक लिमिट थी, मैंने कभी उस लिमिट को क्रॉस नहीं किया। मैं कभी भी अपने लिए जाके उनको नहीं मैंने बोला कि जी मुझे आप खिलाते नहीं हैं, या मुझे आप खिलाएं, या मुझे परफॉर्मेंस की मुझे बाहर निकाल दिया। मुझे ये थोड़ी सारी चीजें ऐसी फील आती थी कि जैसे आप अपने लिए किसी को कह रहे हो। मैंने सारी जिंदगी कभी किसी को जाके नहीं बोला कि मुझे आप क्रिकेट खिलाओ या ये वो ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने क्रिकेट खेली नीट एंड क्लीन खेली, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिकॉर्ड वो बताता है। और मैंने कभी नहीं फ्रैंकली स्पीकिंग जाके कहा। हाँ, अगर उन्होंने इस चीज का एहसास नहीं किया या कभी नहीं पूछा, तो ये अब उनकी वो है कि वो क्यों उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं लिया। लेकिन मेरे लिए तो हमेशा वो का इज्जत के, वो मैं उनको जगह पे देखता था, काबिल एहतराम थे और हैं भी। तो ये चीजें मेरा ख्याल है उनको करनी चाहिए थी, देखना चाहिए था कि, मेरा ख्याल है कि मैं उन प्लेस में से था। इनफैक्ट सारा सियालकोट जानता है और वो खुद भी जानते हैं मैंने बड़ी मेहनत की हुई है। मतलब मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की हुई है, और ये वो जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। लेकिन फिर एट द एंड देखें, ये सारा कुछ करने के बाद जब बंदा अल्लाह की तरफ देखता है तो फिर बंदा सर नीचे कर लेता है कि जो अल्लाह को मंजूर, और इंसान की इसी में भलाई है और इसी में खुशी है। फिर इंसान मुझ सेटिस्फाई हो जाता है, सुकून में आ जाता है।
सही। अच्छा, हम क्या समझें कि मंसूर अमजद जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं, या मंसूर अमजद ने अभी तक हिम्मत नहीं हारी और अभी भी वो समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं? देखिए, अगर हकीकत पूछे तो आई कैन स्टिल प्ले, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल मैं खेल सकता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि अब आप देखें जो सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट का है वो बड़ा अजीब सा सिस्टम है। वो सिस्टम मतलब हम लोगों को कुछ करने नहीं देता। मतलब आप सोचते कुछ है, लेकिन सिस्टम कुछ आ जाता है। तो ये चीजें जब आप लोग सिस्टम में हो ना, फिर इंसान बड़ा कुछ सोचता है। अब हम लोगों को परफॉर्मेंस की तो टेंशन बात की बात है। सबसे पहले इस चीज की टेंशन लगी होती है कि यार असि खेड़ना किथे है, ठीक है, कौन सी टीम की तरफ से खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो जब आपको आपका ट्रैक ही नहीं नजर आ रहा हो तो आपने भागना कैसे है? ठीक है, दिल तो करता है भागने को, लेकिन ट्रैक ही नजर नहीं आता कि आप भागें किधर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैंने जब से क्रिकेट स्टार्ट किया पाकिस्तान से खेलने के लिए, 20 साल हो गए मुझे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए। मैंने कोई भी सीजन बैक टू बैक दो एक जैसे नहीं खेले। मतलब कुछ ना कुछ चेंज जरूर आया, चाहे वो T20 का चेंज है, चाहे वनडे का चेंज है, लेकिन एक जैसे 2 साल मैंने लगातार नहीं खेले। हर साल सिस्टम चेंज, हर साल सिस्टम में कुछ ना कुछ चेंज, कोई ना कोई ऐसी न्यू चीज ऐड कि उसने स्टेबिलिटी आने ही नहीं दी। तो स्टेबिलिटी ना होने की वजह से जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी जगह सिस्टम में स्टेबिलिटी होती है ना, तो फिर आपका ध्यान परफॉर्मेंस की तरफ रहता है। ठीक है, लेट से सपोज अगर आपने 500 रन किए हैं एक साल, फिर आपने 30 आउट किए हैं 7, तो अगले साल को बंदे को ये टेंशन नहीं होती कि यार मेरे पास टीम नहीं है। मेरे बंदे को पता टीम तो है ही है, अब मैंने इस साल 800 रन करने हैं, साथ में 50 आउट करने हैं। ठीक है, हमारा क्या प्रॉब्लम होता था कि अगर ऐसा एक साल 500 रन किए, 30 आउट किए हैं, अब अगले साल यार अब मैंने कौन सी टीम से खेलना है, मैंने पता ही नहीं कौन सी टीम में जाना है क्या नहीं। ठीक है, फिर हर जगह जिधर भी नई जगह पे जाओ ना, वहां पे जाके आप लोगों की पहले आपको गुड बुक्स में आना पड़ता है, रेपुटेशन डेवलप करनी पड़ती है। ठीक है, ये वो चीज है जो आपको स्टेबिलिटी नहीं आने देती आपकी क्रिकेट में। आपको एक जगह पे स्टैंड नहीं करती। आपकी हर साल मेंटल अप्रोच चेंज होती है, हर साल आप बैग उठाते हो, जाते हो कहीं जाते हो। अगर आप देख लें दुनिया की काउंटी क्रिकेट, अगर आप देख लें लेट्स से सपोज, तो वो काउंटीज सेम टू सेम वैसे की वैसे चलती आ रही हैं, उनमें कभी चेंज नहीं आया। आप ऑस्ट्रेलियन स्ट्रक्चर को देख लें, चेंज नहीं आया। इवन इंडिया को देख लें, उनका चलता आ रहा है। हमारे यहाँ पे पता नहीं यार किस वक्त क्या हो जाना है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है। मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली मैंने बड़ी एंजॉय की। दुख जरूर है कि मैं लंबा पार्टिसिपेट नहीं कर सका पाकिस्तान की क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में। जो मेरे ड्रीम्स थे लंबा खेलने के, या मैं जो दे सकता था पाकिस्तान को, या जो मैं था वो मैं नहीं कर पाया, उसका मुझे बिल्कुल दुख है, तकलीफ है। लेकिन ऑन द अदर साइड में देखूं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई प्लेड इनफ क्रिकेट, एंड इंशाल्लाह अब मेरा ख्याल है अब नेक्स्ट मूव ऑन करने की जरूरत है। सही। आपके फिर नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं? क्या कोचिंग की तरफ आने का इरादा है या कुछ और आपके प्लान्स हैं? मेरा ख्याल है कि मैं क्रिकेट से थोड़ा साइड पे होके मतलब कोई बिजनेस के तरफ जाने के मेरे प्लान्स हैं, और बिजनेस की तरफ जाऊंगा मैं। कोचिंग का फिर वही आपको पता है कि यहाँ पे एक जगह से आप निकले फिर आप दूसरी जगह जाके फंस गए। कोचिंग में भी इसी तरह ही है कि यहाँ पे जिसकी लॉबी है वो उन लोगों के लिए ज़रा आसान है। तो हम लोग चूंकि सियालकोट से हैं ज़रा, तो हम लोग उनके करीब नहीं है ज़्यादा। जो दिखता है वो बिकता है। तो हम लोग ज़रा दूर बैठे रहते हैं, और कोशिश करने के बावजूद भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो मेरा ख्याल है कि फिर वो एक नई जगह पे सर फंसाने वाली बात नहीं कि मैंने जो सीखा है मैं सिखाऊंगा नहीं। कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई बुलाएगा तो जरूर जाएंगे, जरूर जाके सिखाएंगे। और लेकिन ये है कि देखें, अब इंशाल्लाह दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करें। इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके क्रिकेट कैरियर में कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जिसे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो और भूल ना सकते हो?
देखिए, दो तीन ऐसे वाकया हैं मेरे क्रिकेट में। एक तो अंडर 15 का वाकया है, जहीर अब्बास। माशाल्लाह से आप सभी जानते हैं कि लेजेंड, वन ऑफ द लेजेंड इन इन वर्ल्ड क्रिकेट। तो वो हमारे जी बैटिंग कंसल्टेंट थे अंडर 15 के टूर के ऊपर। तो हम एक मैच खेल रहे थे, तो मुझे था कि यार मैंने इनसे कुछ ना कुछ सीखना है। तो मतलब बैटिंग का इनसे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है। तो अब वो मैच हो रहा था हम लोगों का, तो मुझे कहते हैं कि वी वर लाइक 30 फॉर 5 समथिंग ऐसे। तो मुझे कहते हैं कि हमने चेस करना था 170। तो मुझे कहते हैं कि यार ये मैच जितवाओगे। वो बाउंड्री, कजाफी स्टेडियम में रोप पे खड़े थे। तो मैंने कहा कि हाँ जी, इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ, ये मैच फिनिश करके मैं वापस आऊंगा, इसलिए कि मैं इनकी गुड बुक्स में रहूं और मतलब ये मुझे कुछ सिखाएं, ताकि मैं इनको कुछ अपना पोटेंशियल शो करूं, या मुझे कुछ सिखाएं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ 70 और नॉट आउट किया, वो हम मैच जीत के वापस आए। तो जब वापस आया तो उन्होंने मुझे हक किया और मुझे वेल प्लेड कहा, और फिर मुझे बड़ी खुशी हुई। और कि मेरी लाइफ का मोमेंट था। फिर उससे बड़ा मोमेंट ये था कि नेक्स्ट डे वो मुझे प्रैक्टिस के लिए लेके गए। उन्होंने मुझे स्पेशल बोला कि तुमने मेरे साथ नेट में चलना है प्रैक्टिस के लिए। और इनफैक्ट यहाँ तक कि उन्होंने मुझे थ्रो डाउन्स भी खुद किए, जैसे वो कर सके। फिर मुझे उन्होंने दो चार बड़ी ज़बरदस्त बातें बताई टेक्निकल, जिसका मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ बैटिंग में। तो ये एक मेरा बड़ा मोमेंट था कि मैं समझता हूँ कि मुझे बड़ा खुशी होती है जब मैं ये याद करता हूँ। फिर दूसरा एक हमारा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से साइड मैच था फैसलाबाद की ग्राउंड में। 4 डे मैच था। और हम लोगों ने ना 3 वनडे उनसे जीते हुए थे पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत बड़ी साइड थी। 3 वनडे हम जीत गए स्ट्रेट उनसे। तो 4 डे में हम लोगों ने प्लान किया कि हमने इनसे हारना नहीं है। अब हमने इनसे मैच मतलब जीतना है। तो हम लोगों ने ना वहाँ पे बैटिंग ट्रैक 4 डे का बनवा लिया। तो उनकी तरफ से जो बॉलर्स खेल रहे थे उसमें था मतलब बैटिंग में उनकी थी वो डेविड हसी, फिल जेक, शेन वॉटसन, फिल जैक, और उसके अलावा कैमरन वाइट और ब्रैड हेडन। और ये सारे थे प्लेयर्स। बॉलिंग में उनके पास वो बुलिंगर था, लेफ्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। फिर वो एक एशले नॉफ्की, जेसन ग्लेस्पी, स्टुअर्ट मैकगिल, लेग स्पिनर। तो ये थे। बहरहाल उनको भी बड़ा गुस्सा था। जॉन बैकनन उनके कोच थे, डेरिल फॉस्टर थे उनके साथ में असिस्टेंट, शायद वो भी कोच थे, कुछ भी ऐसे। तो पहले दिन उन लोगों ने हम लोगों को लंच के तकरीबन 1 घंटे बाद ऑल आउट कर दिया। मतलब चिट्टे पिच के ऊपर, बिल्कुल बैटिंग फ्लैट ट्रैक के ऊपर, बाउंसर्स मार मार के ना, बाउंसर्स मार मार के आउट कर दिया। उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई। तो मुझे याद है उन लोगों ने ना, मैंने जिंदगी में कभी इतनी पिद्दी नहीं लगी हम लोगों की। मतलब इतने ओवरफील्ड किए हम लोगों ने, कोई 3 नए बॉल लगे। उन लोगों ने हमें कुछ 700 रन कर दिए। कोई बैट्समैन भी ऐसा नहीं बचा जिसने कोई 100, 125, 200 ना किया हो। 700 से ऊपर रन कर दिए उन्होंने। मतलब इन शॉर्ट ये कि 3 दिन हम लोग ग्राउंड में रहे, हमारी टांगे खुल गई फील्डिंग कर करके, भाग 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 पागल हो गए हम बॉलिंग करा के। मेरे ख्याल को 50-60 ओवर मैंने किए होंगे, कुछ 3-4 आउट किए थे मैंने। इसी तरह ये कातिफ मकबूल थे ऑफ स्पिनर, उन्होंने भी कोई 60-70 ओवर्स किए। फास्ट बॉलर्स बेचारों उन्होंने भी कुछ 40, मतलब हमने मोर देन, मेरा ख्याल है कि 200 के करीब ओवर्स किए होंगे। तो बहरहाल जब हमारी बैटिंग आई, कोई तीसरे दिन टी के बाद बैटिंग आई, तो उन्होंने, थके हुए थे सारे प्लेयर्स, यासिर हमीद, तौफीक उमर, हसन रजा, फैसल इकबाल, ये हम लोगों की बैटिंग साइड थी। तो उन्होंने कोई हाल लतीफ को, मेरा ख्याल है कोई 50 के ऊपर हमारे 5 आउट कर दिए। मैं और सरफराज बैटिंग के लिए गए अंदर। तो नेक्स्ट डे, फोर्थ डे था, लास्ट डे। तो हम लोग अब 700 को, मेरा ख्याल है कोई 600 रन की लीड थी। तो हमने मैच जीतना तो था कोई नहीं। तो मैंने कहा चलो यार, सरफराज में और मैंने, हम दोनों ने आपस में डिस्कशन की कि चलो यार हम ड्रॉ की तरफ जाते हैं। कहते ठीक है मंसूर भाई। तो मैंने कहा यार, तुमने जिस एंड को भी संभालना है तुम संभाल लो। कहता है ठीक है। वो स्पिनर को ना, वो स्टुअर्ट मैकगिल का बॉल बहुत स्पिन हो रहा था।
तो स्टुअर्ट मैकगिल को सरफराज ने खेलना शुरू कर दिया, फास्ट बॉलर्स को मैं खेल रहा था। हम लोग रन नहीं थे ले रहे, बस एक एक एंड को पकड़ा हुआ था। ठीक है, तुम उस एंड पे खेलो, मैं इस एंड पे खेल रहा हूँ, 5-6 आउट हो गए हुए थे। तो करते करते हम लंच तक चले गए, आउट नहीं हुए। लंच पे जाके ना सरफराज मेरा ख्याल है कोई गालबन 48 47 48 पे था। तो सरफराज ने ना एक पुल मारा, लंच का लास्ट ओवर था, तो वन बाउंस फील्डर के पास चला गया। तो मेरा ख्याल है वो शायद पैनिक हो गया 50 के चक्करों में। तो मैंने उसको मना किया, मैंने कहा ये लास्ट ओवर है, ये निकाल लो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसने यार उसी ओवर में फिर दोबारा से बाउंसर पे अटेम्प्ट की, क्योंकि वो बाउंसर्स बहुत करवा रहे थे, साथ साथ वर्बल बहुत ज्यादा चिट चैट हमारे साथ कर रहे थे, और साथ में बाउंसर्स मार रहे थे हमें बहुत ज्यादा। यार उसने पुल किया, आउट हो गया। अब उसके बाद लंच के बाद आगे रऊफ भाई माशाल्लाह वैसे ही अब्दुल रऊफ, उनकी टांगे बहुत लंबी हैं, फास्ट बॉलर हैं, हाइट लंबी। तो मैंने उनको बोला आप मैकगिल को संभालें, क्योंकि उसका स्पिन बहुत हो रहा है, ये एलबीडब्ल्यू आपने नहीं होना। तो फैसलाबाद का चौथा दिन का पिच था, बहुत ज्यादा बॉल स्पिन हो रहा था। तो मैंने कहा ये देखें, स्पिनर को आप संभालें, फास्ट बॉलर्स को मैं संभाल लेता हूँ। बाउंसर मारे जा रहे थे मुझे, मैं नीचे बैठ जाऊं, छोड़ ही जाऊं, रन नहीं थे ले रहे एक एंड। हम करते करते मैं और रऊफ भाई भी टी तक चले गए। तो टी तक गए ना, तो टी पे रह गए 2 ओवर, एक ओवर था गालबन लास्ट ओवर। तो स्टुअर्ट मैकगी ना राउंड द विकेट बॉलिंग के लिए आ गया। तो राउंड द विकेट जब उसने मुझे गेन की, तो मैंने ना पाँव आगे कर दिया, तो बॉल ना सीधा मेरे पाँव पे आके ना मेरे नाखून पे लगा। तो जब मेरे नाखून पे लगा, तो मैंने अपना जूता उतारा, तो नाखून मेरा वो हुआ हुआ था, ब्लू हुआ हुआ था हल्का सा। तो टी टी का भी था। तो वो ना सीधा स्टुअर्ट मैकगिल ना मेरे सर के ऊपर चढ़ा है, सारे वो मुझे समझते थे कि लुक ही इज चीटिंग, ही इज चीटिंग, ही इज अ चीटर, ही इज अ चीटर। मुझे बड़ा गुस्सा है कि यार मेरे नाखून पे बॉल लगे। मैंने आगे से बोलना शुरू कर दिया, आई नो हाउ टू चीट द चीटर्स। तो उसको और गुस्सा लगा, तो उसने मुझे पकड़ लिया, हम लोगों की अच्छी भली फाइट हुई वहां पे। तो फिर रेफरी अंदर आया, उधर से उनकी मैनेजमेंट अंदर आई, अंपायर्स वगैरह ने पीछे किया, मैंने भी शुरू कर दिया उनके साथ बोलना। वो मुझे एक बात बोल रहे थे, मैं उनको 3 बोल रहा था आगे से। तो बहरहाल एनीवे, करते करते टी हुई, टी के बाद फिर से रऊफ भाई आए, रऊफ भाई फिर आउट हो गए। फिर रऊफ भाई के बाद आ गया अरशाद, मोहम्मद अरशाद। मोहम्मद जी। अरशाद जब आया ना, तो वो भी बाउंसर्स को बड़े अच्छा छोड़ता था। तो उसने भी बाउंसर वगैरह को छोड़ना शुरू कर दिया, करते 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 मैंडेटरी ओवर स्टार्ट हो गए। तो सेकंड लास्ट मैंडेटरी ओवर था डे फिनिश होने पे, जिसमें हम लोगों ने टेस्ट मैच ड्रॉ कर जाना था। तो वो डेविड हसी को सेकंड लास्ट ओवर दे दिया। डेविड हसी ने बॉल किया, तो जैसे ही उसने हाफ ट्रैकर फेंका, तो मैंने ऐसे जाके ना चेक ड्राइव मारा टुवर्ड्स मिड ऑन। वो बिल्कुल ही बॉल स्लो आया, मेरे बॉटम पे लगा, सीधा उसके हाथ में कैच। तो हम सारे उधर ही नीचे बैठ गए, मैं नीचे बैठ गया, सारा दिन गुजरा हुआ। बहरहाल वो मोमेंट ऐसा लाइफ का मेरा मोमेंट था कि जब मैं बाहर गया ना, तो ऑस्ट्रेलिया की मैनेजमेंट सारी लाइन अप हुई थी। वो अपने ड्रेसिंग रूम से निकल के, जिसमें जॉन बैकनैन, डेरल फॉस्टर, ये सारे निकल के तो सामने आगे हुए थे। मतलब उन सब ने मेरे साथ हैंडशेक किया। तो हमारी मैनेजमेंट में आकिब जावेद कोच थे। मेरे लिए ये लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। तो जैसे ही ये मोमेंट क्या कहते हैं, मतलब मुझे ऐसे फील हुआ कि मतलब समथिंग स्पेशल। कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मतलब आपके ओपोनेंट्स भी आपके ड्रेसिंग रूम में लाइन अप खड़े हों और आपसे मतलब भाग करें, और आपको वेल प्लेड सॉरी कहें कि यू प्लेड एन आउटस्टैंडिंग इनिंग्स। तो ये मेरे लिए बड़ा एक लाइफ का ऐसा मोमेंट था। बाहर गया, आकिब भाई ने बोला कि तुम्हें पता ही नहीं आज तुमने ये क्या किया है। मतलब मैंने ऐसे नहीं देखा कि किसी को इस तरह से मतलब फाइट करते हुए, कि थ्रू आउट तुमने फाइट की। मुझे बॉल्स भी लगी, कभी हेलमेट पे, मेरे शोल्डर्स पे, कभी इधर लग रही हैं, लेकिन मैं नहीं हिला वहां पे। तो मेरा उनके साथ थ्रू आउट पूरा दिन मुकाबला चलता रहा, यहाँ तक कि मैं आपको बताता हूँ शेन वॉटसन थे। तो उसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर था। तो ऑस्ट्रेलिया जब मैं गया टूर में बैटिंग करने के लिए जा रहा था, तो ये फाइन लेग पे खड़ा था शेन वॉटसन, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो जैसे ही उसने मुझे देखा ना ये आया, तो वो भागता हुआ शॉन टेट बॉलिंग कर रहा था अदर साइड। तो शॉन टेट को जाके बोलता है दिस इज द गाय। ठीक है। तो अब वो हंस रहे थे, किल हिम, मतलब उसका ये था कि इसको बाउंसर मारो तो किल हिम। तो मैं उसको अब बोले जा रहा हूँ कि लेट्स सी हु इज गोना किल।
तो मतलब ऐसे ऐसे हम मतलब वो ये मोमेंट मेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था कि मतलब मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिली टीम से। सही। आपको लाइफ में किस चीज़ का दुःख होता है? ना खेलने का पाकिस्तान की तरफ से लंबा। सही। अच्छा, हमारे जो नए आने वाले लड़के हैं जो क्रिकेट की तरफ आना चाहते हैं उसके उनके लिए अगर आप कोई पैगाम देना चाहें तो प्लीज़? हाँ जी, बिल्कुल मेरी तरफ से उनको ये पैगाम है कि सबसे पहले तो आप जब ग्राउंड में आएँ तो आपको अपना 100% देना चाहिए, ठीक है? और आजकल लड़के मैं देखता हूँ कि शॉर्टकट ढूँढते हैं, मेहनत नहीं कित करते इतनी ज़्यादा क्योंकि टी20 क्रिकेट को फ़ॉलो करते हैं। टी20 की तरह आके वो बैटिंग करना चाहते हैं, छक्के मारना चाहते हैं। ज़रूर करें, लेकिन साथ-साथ अपनी बेसिक्स को भी स्ट्रॉन्ग करें, मेहनत करें, ज़्यादा लंबी से लंबी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और ग्राउंड में कोई शॉर्टकट नहीं है। में ग्राउंड जब आपने मेहनत की होती है, तो वो आपको सारा कुछ सिखा देती है, हर चीज़ सिखा देती है। मेहनत करें, दिल लगा के सर नीचे फेंक के मेहनत करें, दिल से सच्चे दिल से मेहनत की हो, वो काम ज़रूर आती है इंसान की। सही। थैंक यू सो मच मंसूर भाई कि आपने हमारे साथ इतनी अच्छी-अच्छी बातें की और खुलकर बताया कि आप पाकिस्तान की तरफ से क्यों नहीं खेल सके। यकीनन हमें दुःख होगा कि आप जैसे खिलाड़ी के जिन्हें पाकिस्तान की तरफ से मिनिमम 100 मैचेस तो खेलने चाहिए थे, लेकिन वो सिर्फ़ 1 वनडे और 1 टी20 मैच खेल सके। इस चीज़ का आपके साथ-साथ हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें भी यकीनन बहुत दुःख रहेगा और बाकी हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और यकीनन क्रिकेट ग्राउंड में हम आपको मिस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू। इंशाल्लाह ताला अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कभी दोबारा आपसे राब्ता करने की कोशिश करूँगा। ज़रूर। तब थैंक यू। तक अपना और अपने चाहने वालों का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।